ठीक है जी, सॉलिड स्टेट की तरफ चलते हैं। सॉलिड किसे कहते हैं? आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में तो सॉलिड पढ़ा होगा। सॉलिड किससे पहचाना जाता है? Definite shape or volume. Form of रिजिडिटी। matter which atoms and molecules are held strongly. राइट, रिजिडिटी से पहचाना जाता है। Yes, sir. यानी जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स रियल सेंस में एक पोजीशन पर स्टिक होके रहते हैं, अपनी पोजीशन से मूव नहीं कर सकते। राइट। अब इसी सॉलिड में जो सबसे पहला कैटेगराइजेशन है वो ये रहा, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड। मॉर्फा इस शब्द का मतलब जानते हैं? ये लिखा है ना एमॉर्फस, यहां से हमने निकाला मॉर्फा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉर्फा? यस, जिसका स्ट्रक्चर डेफिनेट ना हो, जिसकी कोई फॉर्म ना हो। ठीक है, नो फॉर्म। तो सॉलिड्स को जब हम कैटेगराइज करते हैं तो उसमें दो कैटेगरीज सबसे पहले हमें दिखाई देती हैं, एमॉर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जो पूरा का पूरा चैप्टर है दैट इज अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एमॉर्फस सॉलिड्स जिसे हम बोलते हैं वो दिखने में तो हमें सॉलिड लगते हैं, लेकिन वहां पे एटम्स या मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट डेफिनेट नहीं होता। ठीक है, तो यहां फिर जो आपने डेफिनेशन पढ़ी थी मैटर के अंदर, स्टेट्स ऑफ मैटर में जो डेफिनेशन पढ़ी थी, वहां से एक डेविएशन ये आ गया। एमॉर्फस सॉलिड्स दिखते तो सॉलिड हैं बट रियल सेंस में ये सॉलिड नहीं होते। ठीक है, जिसमें सबसे पहला एग्जाम्पल आता है ग्लास का। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। क्या कहते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड। हम इसे सॉलिड कहते ही नहीं है, मजे की बात। ये एमॉर्फस सॉलिड, राइट। अब हम इसे सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं? इसके अंदर जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट इस तरह का है कि मॉलिक्यूल थोड़े बहुत मोशन में हो सकते हैं, और वो मोशन इतना धीमा होता है कि सालों साल में थोड़ा बहुत हमें दिखाई देता है, बहुत स्लोली फ्लो करता है। इसलिए हम इसे सुपर कूल लिक्विड कहते हैं। अधिकतर हम क्या करते हैं, जब हमें ग्लास बनाना होता है, किसी भी तरीके का ग्लास बनाना होता है, तो हम उसका एक सांचा बनाते हैं, उस सांचे में लिक्विड को भर देते हैं, और उसको जब हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर लेकर के आते हैं तो कहीं जा करके वो एक सॉलिड की फॉर्म में हमें दिखाई देता है। इवन आपकी एनसीईआरटी में भी लिखा है कि जो ग्लास है, अगर आपने खिड़की के ग्लास को ध्यान से देखा हो तो सालों साल में खिड़की का ग्लास में नीचे की तरफ थिकनेस थोड़ी ज्यादा हो जाती है, ऊपर की तरफ थिकनेस थोड़ी सी कम हो जाती है, अगर आपने सिमिलर थिकनेस का लगाया हो तब। राइट। तो बहुत स्लो फ्लो ग्लास के अंदर दिखाई देता है। ठीक, और अगर फ्लो दिखाई दे रहा है दैट मींस जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं इनका अरेंजमेंट डेफिनेट नहीं है। सेम इज द सिचुएशन विद रबर एंड प्लास्टिक। प्लास्टिक भी आप देख सकते हैं या रबर भी आप देख सकते हैं, अलग अलग तरीके से मोल्ड किया जा सकता है। दूसरी तरफ जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं तो यहां पर एक वर्ड आता है लैटिस। हम लैटिस की बात करते हैं, राइट। लैटिस का मतलब है एटम्स का अरेंजमेंट पूरी तरीके से डेफिनेट है, यानी एटम्स के बारे में हम ये तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसका एटम यहां पर होगा, इसका एटम यहां पर होगा, और इसका एटम यहां पर होगा। द पोजीशन ऑफ एटम्स इज एग्जैक्टली फिक्स्ड। ठीक, क्रिस्टल वर्ड से ही हमें ये
क्लियर हो रहा है कि क्रिस्टलाइन जो सब्सटेंसेस होंगे या क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होंगे वो कैसे हो। अब मोटा सा ब्रीफ लेते हुए चलते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में ये 4 कैटेगरीज हमें दिखाई देती हैं: मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड्स, कोवेलेंट सॉलिड्स और आयनिक सॉलिड्स। रियल सेंस में कोवेलेंट सॉलिड भी एक तरीके से मॉलिक्यूलर सॉलिड्स ही हैं, बट इन पर्टिकुलर जब हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करते हैं तो इसमें पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आते हैं। यानी कोवेलेंट बॉन्ड की वो 3 कैटेगरीज जहां हमें ये दिखाई दे रहा है कि बॉन्ड या तो पोलर है या नॉन पोलर है, या फिर बॉन्ड का जो टाइप है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड? कोई बताएगा? चलिए मैं बता देता हूं, पहली बार है इसलिए मैं बता देता हूं। देखिए मैं आपको यहां पर एक चीज बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। H के साथ मैंने एक एटम लिखा है A। H पर मैं दिखाऊंगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, A पर दिखाऊंगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज, राइट। दूसरा एक इसी तरह का एटम दिखाऊंगा, राइट। ध्यान से देखिएगा, यहां पर इस H और A के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, इन अट्रैक्टिव फोर्सेस को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, इन अट्रैक्टिव फोर्सेस को आप हाइड्रोजन बॉन्ड कह रहे हैं। यानी यहां 2 कंडीशंस है भाई जो कि दिमाग में रखनी है। पहली कंडीशन ये है कि हाइड्रोजन इस ए नाम के किसी एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। अब ए नाम का एटम क्या हो सकता है, ये ध्यान रखना है। फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है और कुछ हद तक क्लोरीन भी हो सकता है। ये 4 एटम्स हैं जो एक ही जगह पर आ सकते हैं। ये एटम्स पूरी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हैं। इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है दैट इज हाईएस्ट। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आपको 3 बताए जाते हैं, मैं 4 बता रहा हूं। आपको बताया जाता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। नॉर्मली यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं, लेकिन मैं आपको चौथा भी बता रहा हूं, क्लोरीन। इन सर्टेन केसेस क्लोरीन ऑल्सो शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक ही जगह पर इन 4 में से कोई एटम आएगा, राइट। और एज सच अगर हम देखेंगे तो इस ए और इस हाइड्रोजन के बीच की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, इन फोर्सेस को हम हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? दैट मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए 2 कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन, हाइड्रोजन इन 4 में से किसी एटम के साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हो। दूसरा, इन्हीं 4 में से किसी एक एटम के पास हाइड्रोजन मौजूद हो। ये तो कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहा जाता, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, राइट। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं तो एग्जाम्पल जैसे आपको दिखाई देता है वाटर। देखिए यहां डेल्टा नेगेटिव चार्ज, ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ठीक इसी के साथ यहां पे अगर मैं लगाऊं
ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव। इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगी, इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्पेशलाइज्ड बॉन्डिंग है। आप जानते हैं स्ट्रेंथ में इसको कहां रखा जाता है? अगर हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो एक तरफ आयनिक बॉन्ड हो गया, दूसरी तरफ कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, और इसके बीच में यहां स्ट्रेंथ वाइज हाइड्रोजन बॉन्ड को रखा जाता है। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, राइट। और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बहुत तरीके के एडवांटेजेस या बहुत तरह के एक्सेप्शंस हमको दिखाता है। ठीक है, एक्सेप्शंस मैंने इसलिए बोला क्योंकि सब, जैसे हम बोलते हैं वाटर इज अ लिक्विड वाइल H2S इज अ गैस, इसका जवाब हाइड्रोजन बॉन्डिंग। या हम बोलते हैं कि साहब HF और HCl, इसको जब हम कंपेयर करते हैं तो HF लिक्विड की फॉर्म में है, HCl जो है वो गैसियस फॉर्म में है नॉर्मली। रीजन इज हाइड्रोजन बॉन्ड। या बड़ा अच्छा सा एग्जांपल आता है CCl3 COH, इसको हम कहते हैं क्लोरल हाइड्रेट। मतलब इसको नॉर्मली हम लिखते हैं CCl3 CHOH होल ट्वाइस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाता है कि एक कार्बन एटम से दो हाइड्रोजन्स दो OH ग्रुप्स लगे हुए नहीं रह सकते कभी भी। अगर ऐसा होगा तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाए। इट इज वन ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स जिनमें एक कार्बन एटम से दो हाइड्रोजन्स लगे हुए, राइट। इसको हम क्लोरल हाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर अगर मैं आपको दिखाऊं ना, देखिए ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये पहला कार्बन एटम, ये दूसरा कार्बन एटम, इस कार्बन एटम से ये पहला Cl जुड़ा है, ये दूसरा Cl जुड़ा है, ये तीसरा Cl जुड़ा है। इस कार्बन एटम से एक OH ये जुड़ा, एक OH ये जुड़ा। इसको, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं, देखिए ये बटरफ्लाई की तरह से दिखाई देगा, इस स्ट्रक्चर को बटरफ्लाई स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरल हाइड्रेट कहते हैं। यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा, ये डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव। तो यहां आपको जो दिखाई देगा वो बिटवीन दिस हाइड्रोजन एंड दिस क्लोरीन, ये जो आपको दिखाई देगा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसको कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं? इसको कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूल, राइट। और जो वाटर वाली मैंने आपको बताई थी HOH, HOH, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव होगा ना ऐसा, भंडारी जी? यस सर। ऐसा बॉन्डिंग पैटर्न होगा नहीं होगा? हाँ सर होगा। तो डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव, इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड को कैसे डिफाइन करेंगे कि वो बॉन्ड है जो किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच में बनता है, प्रोवाइडेड कि वही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाए हुए है। ठीक है, मैंने बताया जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसमें फ्लोरीन हो सकता है,
ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है और कुछ हद तक क्लोरीन हो सकता है। बस ये चार। ये क्लोरीन का केस मैंने आपको दिखाया, ये ऑक्सीजन का केस मैंने आपको दिखाया। ठीक है, ध्यान रहेगा। यस सर। ये ध्यान रखिएगा, मतलब एक एग्जामिनेशन में जब हम बात करते हैं ना, तो मैंने आपको दो तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताई। एक इंट्रामोलिकुलर और दूसरी इंटरमोलिकुलर, ये दो बताई। तो इंट्रामोलिकुलर जो है, इससे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, किसी भी लिक्विड की बात करें या किसी भी मैटर की बात करें, और इंटरमोलिकुलर से बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट करता है। यानी जब कभी भी स्टेट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आए, आपसे पूछा जाए, जैसे मैं सवाल पूछ रहा था ना, वाटर लिक्विड है, H2S गैस है, इस तरह के सवाल जब भी आए कंपेयर करने को, तो आपने सीधे से वे में उसको बॉइलिंग पॉइंट से जोड़ देना है, राइट। और बॉइलिंग पॉइंट में जब आप इंटरमोलिकुलर की बात करेंगे तो इंटरमोलिकुलर हमेशा बॉइलिंग पॉइंट को रेस करेगा, यानी जो H2O और H2S वाला केस है उसके अंदर आंसर जो होगा दैट इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें से कोई एक, सपोज करो कि कोई एक पर्टिकुलर लिक्विड है जो कि ज्यादा वोलेटाइल है एज कंपेयर टू अदर, ऐसा क्यों है, अगर ये पूछा जाए तो वहां पे आंसर आपको देना है ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब हम वापस चले। यस सर। राइट, तो हम हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर रहे थे। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो होते हैं, ये कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं। तो अगर हम देखते हैं तो हमें मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में तीन कैटेगरी मिली जो कि कोवेलेंट बॉन्डिंग पर बेस्ड, राइट। पोलर, नॉन पोलर और इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डेड। एग्जाम्पल्स भी बहुत क्लियर हैं, ये SO2 जैसा एग्जाम्पल है, अमोनिया जैसा एग्जाम्पल है। यहाँ पर नॉन पोलर में वो केसेस हैं जो कि इनर्ट गैसेस से रिलेटेड। देन हाइड्रोजन बॉन्डेड वाले केसेस मैंने आपको बता ही दिया, ये देखिए इसमें नाइट्रोजन आ रहा है, इसमें ऑक्सीजन आ रहा है, इसमें ऑक्सीजन आ रहा है। फिर मेटल्स के क्रिस्टल्स हो गए, जो कि प्योर मेटल्स के क्रिस्टल हैं। मेटेलिक बॉन्डिंग जानते हैं, ये मेटेलिक बॉन्डिंग की वजह से। मेटेलिक बॉन्डिंग जानते हैं, क्यों बेटे? मेटेलिक बॉन्डिंग, देखिए जो मेटेलिक बॉन्डिंग है, ये मेटेलिक बॉन्डिंग भी वैसी चीज है। किसी मेटल के, जब आप मेटल के स्ट्रक्चर में देखते हैं ना, मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, ये देखिए सोडियम का एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये सोडियम के एटम्स हैं। सोडियम की जो सॉलिड, सपोज आपने सोडियम का सॉलिड टुकड़ा लिया हुआ है उसके अंदर, ठीक है, इनके अंदर क्या होता है देखिए, इनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। इनकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का एक इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में मिक्स हो जाता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह से घूमने लगता है। ये दिख रहा है इनकी बाहर की ऑर्बिट। रियल में अगर हम देखें तो इसके इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिक्स हो गए, ठीक है। तो बचा रहा क्या, बचा रहा ये रेड कलर का स्ट्रक्चर। अब इस, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पे जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो इसको हम कहते हैं कर्नेल। इट इज कॉल्ड कर्नेल।
ठीक है। तो आपने कभी कढ़ाई में रसगुल्ले देखे? कढ़ाई के अंदर रसगुल्ले, कार्तिकेय, यस सर। देखें? हाँ सर। ये बिल्कुल वैसा सा ही लगता है जैसे चाशनी में रसगुल्ले पड़े हुए हैं। जो रसगुल्ले हैं वो तो कर्नेल्स हैं, और जो चाशनी है ये इलेक्ट्रॉन्स की चाशनी होती है। तो मेटल्स के अंदर इसी तरह की बॉन्डिंग होती है, जिसके बेसिस पर आप मेटल्स को दो कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, एक तो हार्ड मेटल्स और एक सॉफ्ट मेटल्स। जानते हैं? सॉफ्ट मेटल्स हो गई फर्स्ट और सेकंड ग्रुप की मेटल्स। पहला और दूसरा ग्रुप कौन सा हो गया? यानी आप एल्कली मेटल्स की बात कर रहे हैं और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का जो कैटेगरी है उसको हम सॉफ्ट मेटल्स की कैटेगरी कहते हैं। रेस्ट ऑफ द मेटल्स इज हार्ड। और ऐसा इसलिए कहते हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेटल उतनी ही हार्ड। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल अगर दूं तो चौक होती है, चौक, कैल्शियम। चौक को आप आसानी से इस तरीके से पीस सकते हो, लेकिन अगर मैं आपको लोहे का पीस दे दूं तो उसको इस तरह से आप मसल नहीं सकते, वो अलग अलग नहीं होगा। तो जो आयरन है वो रिजिड मेटल है, यानी हार्ड मेटल है, उसको लोहे से काटा नहीं जा सकता। जबकि चौक एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में आता है, यानी कैल्शियम है, उसको आसानी से छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जा सकता है। राइट? तो मेटल्स हार्ड और सॉफ्ट किसके बेसिस पे होते हैं? मेटेलिक बॉन्डिंग के बेसिस पे होते हैं। और ये जो मेटेलिक क्रिस्टल्स हैं इनके अंदर मेटेलिक बॉन्डिंग की ही बात की जाती है। ठीक है। तीसरी कैटेगरी है कोवेलेंट क्रिस्टल्स की। ये एकदम प्योर कोवेलेंट बॉन्ड वाले क्रिस्टल्स होते हैं। स्पेसिफिकली अगर हम डायमंड की बात करें, सिलिकॉन के क्रिस्टल्स की बात करें या ग्रेफाइट की बात करें, तो ये कोवेलेंट की कैटेगरी में आएंगे। और जो सबसे ज्यादा हमारी समझ में आते हैं ये आयनिक क्रिस्टल्स। आयनिक क्रिस्टल्स वो क्रिस्टल्स हैं जहां दोनों एलिमेंट जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्रिस्टल फॉर्मेशन में वो आयनिक बॉन्ड। ठीक है। तो ये मोटा सा रिव्यू हो गया अबाउट द टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स। यहां पर एक चीज समझने की जरूरत है जो आपकी किताब में दी हुई है, एंड दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। मोटी मोटी बात तो मैंने बता दी कि एक की फॉर्म्स डेफिनेट नहीं है, एक की फॉर्म डेफिनेट है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो पहली चीज हो गई मेल्टिंग पॉइंट। ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट वाले सॉलिड्स होते हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, जबकि जो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं ये नॉर्मली मेल्टिंग पॉइंट की रेंज दिखाते हैं। मींस यहाँ जो टेम्परेचर होगा, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पे x डिग्री होगा, और यहाँ पे बोलेंगे इन बिटवीन x टू y डिग्रीज। यहाँ पे रेंज बताएगा और यहाँ पे शार्प वो पर्टिकुलर पॉइंट बताएगा। ठीक है। दूसरा, क्लीवेज प्रॉपर्टी, ये मैंने आपको बताई कि किसको काटा जा सकता है, किसको काटा नहीं जा सकता है। ठीक। तो ये नॉर्मली जब काटे जाएंगे तो इर्रेगुलर पीसेस में इनकी जो सरफेस होगी वो इर्रेगुलर होगी, और ये स्मूथ सरफेस की तरह से दिखाई देगी। मींस जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को काटते हैं, ये जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसको काटेंगे तो जो दोनों पीस मिलेंगे उसकी सरफेस स्मूथ होगी। वहीं जब हम एमॉर्फस सॉलिड्स को काटेंगे तो दोनों की जो सरफेस होगी वो रफ होगी। इस तरह से कटें, क्योंकि अंदर का स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर नहीं। अब जिस पर सबसे ज्यादा सवाल आता है वो पॉइंट आता है एनआइसोट्रोपी एंड आइसोट्रोपी। राइट? आपने ध्यान रखना है
कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एमॉर्फस होते, वो सॉरी एनाइसोट्रॉपिक होते, और एमॉर्फस सॉलिड्स आइसोट्रॉपिक होते। मतलब बताएंगे इसका? आइसोट्रोपी और एनाइसोट्रोपी, कौन बताएगा इसका मतलब? आइसोट्रोपी आइसोट्रोपी का मतलब है, आइसो मीन्स सेम, ठीक? तो अगर मैं बहुत सिंप्लीफाइड वे में बोलूं, अ प्रॉपर्टी इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस। कोई प्रॉपर्टी है जो सभी डायरेक्शंस में लगभग सेम वैल्यू रखती है। फॉर एग्जाम्पल रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है, फॉर एग्जाम्पल कोई इसी तरीके की दूसरी प्रॉपर्टी है, वो सभी डायरेक्शन में, जो सॉलिड के डायरेक्शंस होंगे उनमें सेम वैल्यू रखेगी, लगभग एग्जैक्टली सेम वैल्यू नहीं रखेगी, लगभग सेम वैल्यू रखेगी। एनआइसोट्रोपी इसके अपोजिट होगी। एनआइसोट्रोपी में क्या हो गया? एनआइसोट्रोपी में हो गया कोई प्रॉपर्टी जो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखती है। अ प्रॉपर्टी शो different values in different directions। ठीक है, और ऐसा होने की एक वजह है। वजह क्या है? ये लिखी हुई है वजह, लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर, जो अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट एटम्स है किसी पर्टिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड में, डायरेक्शनल होगा। यानी एटम्स का जो अरेंजमेंट है, क्योंकि वो डेफिनेट है, तो उसकी वजह से जो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी है वो एक तरफ चलती चली जाएगी। यानी उस प्रॉपर्टी में हमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर मिलेगा। जैसे हम रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, वो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स जिन मॉलिक्यूल्स की वजह से है, वो मॉलिक्यूल्स क्योंकि एक जगह पर अरेंज्ड, इसलिए वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी उन मॉलिक्यूल्स के थ्रू जब कभी भी पास होगी तो उसकी वैल्यू वहां पर बदलती चली जाएगी, अकॉर्डिंगली मॉलिक्यूल की पोजीशन के शिफ्ट होने की वजह से। एमॉर्फस सॉलिड्स में क्या कंडीशन है? वहां शॉर्ट रेंज ऑर्डर होती है। दैट मींस कि जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, ये एटम्स या मॉलिक्यूल्स क्योंकि इनकी पोजीशन डेफिनेट नहीं होती, तो ये क्या है कि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते रहते। यानी यहां मैं अगर बोलूं तो ये बोलूं कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और यहां पर क्या है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? कैंसिल आउट करते हैं, राइट? एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। ठीक है, जब एक दूसरे को कैंसिल आउट करते रहेंगे तो क्या सिचुएशन आएगी? तब जो सिचुएशन आएगी दैट इज, ये एक दूसरे के प्रभाव को या एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म करते रहेंगे, तो लगभग लगभग कोई प्रॉपर्टी की जो वैल्यूज हैं वो आसपास या जैसे जैसे आप चलते जाएंगे सॉलिड में लगभग सेम मिलती जाएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ये एनआइसोट्रोपिक होते हैं। ठीक है,
कैसे याद रख सकते हैं? ध्यान रखिएगा, Ca से याद रखिएगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनआइसोट्रोपिक होते हैं, Ca, राइट, जबकि एमोर्फस सॉलिड्स आइसोट्रोपिक। ठीक, सबसे ज्यादा सवाल अगर आएगा तो इन्हीं दो चीज पे आएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं प्रॉपर चैप्टर में। और चैप्टर को समझने के लिए ये जरूरी है कि हम सबसे पहले समझें कि क्रिस्टल से रिलेटेड छोटे छोटे शब्द जो हमें यूज करने हैं वो क्या क्या है। ये 3 वर्ड्स हैं जो हमारी समझ में आने चाहिए: फेसिस, एज और इंटरफेशियल एंगल। ठीक है, देखिए डायग्राम। किसी भी क्रिस्टल में जो सरफेस हमें मिलती है उसको हम फेस बोलते हैं उस क्रिस्टल में। जैसे ये कोई क्यूब है, ठीक है, तो इस क्यूब में जो हमें फेसेस दिखाई दे रहे हैं वो कैसे दिखाई दे रहे हैं? ये हमने बनाया तो एक ऊपर की तरफ ये फेस आ गया, एक ऊपर की तरफ फेस आ गया, एक नीचे की तरफ फेस आ गया, एक इधर साइड में, एक इधर साइड में, 4 फेस, एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ। ये 6 फेसेस है, राइट। ये फेसेस जहां पे जाके मिल रहे हैं इसको कहते हैं एज। इट इज एज। और इन फेसेस से जब कोई परपेंडिकुलर डाला जाता है, ये परपेंडिकुलर जब जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर या जिस पर्टिकुलर एंगल पर एक दूसरे को काटते हैं, ये देखिए एक परपेंडिकुलर ये डाला हुआ है, एक परपेंडिकुलर ये डाला हुआ है, तो ये जिस पॉइंट पर या जिस एंगल पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे उसको हम कहते हैं इंटरफेशियल एंगल। तो फेस, एज और इंटरफेशियल एंगल, ये तो हो गई पहली चीज, राइट। अब हम दूसरी चीज पे चलते हैं एंड दैट इज कि साहब हम जो क्रिस्टल है इसका स्ट्रक्चर पता कैसे करते हैं। तो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर पता करने के लिए हम एक्स रेज का सहारा लेते हैं। एक्स रेज के थ्रू जो प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो किया जाता है वो बेसिकली एक्स रे डिफ्रैक्शन टेक्निक है, जिसको हम एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी भी कहते हैं। इस एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी में ब्रैग्स इक्वेशन का यूज होता है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि आगे चलने से पहले एक तो आपको अंदाजा होना चाहिए डिफ्रैक्शन का। सबसे पहला अंदाजा होना चाहिए वेव का। ध्यान करिए, मैंने आपको वेव बताई थी शुरुआत में जब बेसिक्स पढ़ाए थे कि वेव जो होती है वो एक एनर्जी डिस्टरबेंस है। ठीक है, समझ में आ रही है इतनी बात? ये जो मैंने आपके सामने बनाया है ये क्या है बता पाएंगे? इसको सही से बना देता हूँ थोड़ा सा बड़ा सा। ये बता पाएंगे ये क्या है? बेटा कौन बताएगा? ये जो मैंने आपको बताया था, व्हाट इज दिस? इज इट अ वेव? कार्तिकेय, क्या ये वेव है? हाँ सर। मीन्स ये ऐसे करके चल रही है, इज इट? ऐसा है? हाँ सर। अब ध्यान से देखिए क्या है बेटा। ये वेव का टाइम वर्सेस पोजीशन ग्राफ है, वेव नहीं है।
वेव तो एक डिस्टरबेंस है जो कि मीडियम में हमें पार्टिकल्स के वाइब्रेशन की वजह से महसूस होता है। ये किसी एक पार्टिकल का टाइम वर्सेस पोजीशन ग्राफ। देखिए ध्यान से, ये पार्टिकल है, ये ऊपर की तरफ गया और नीचे की तरफ, ठीक है। ऊपर और नीचे की तरफ जाते हुए ये इन 3 पोजीशन से पास हुआ। ये पहले, ये दूसरी और ये तीसरी पोजीशन, राइट। 1 2 और ये 3, और इन्हीं पोजीशन से ये वापस आया। लेकिन फिर हमने क्या कहा इनको, यहाँ पे आ गई 4, यहाँ पे आ गई 5 और ये हो गई पोजीशन नंबर 6, राइट। ऐसे ही चलेगा। यस सर। बेसिकली इस पार्टिकल का जो मोशन है, इस मोशन को विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम तो हर बार बढ़ता जा रहा है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम जो पोजीशन है पार्टिकल की, वो हम बता रहे हैं इस पर्टिकुलर ग्राफ के थ्रू, ठीक है। और वेव्स में 2 तरीके का इंटरफेरेंस होता है, मैंने आपको बताया था। एक तो कंस्ट्रक्टिव और दूसरा डिस्ट्रक्टिव। ये 2 तरह का इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। यस सर। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से ही यहां पर भी रिजल्ट्स मिलते हैं। जो ब्रैग्स इक्वेशन है, ये ब्रैग्स इक्वेशन इसी बात पर बेस्ड है, ठीक है जी। देखिए, ये क्रिस्टल के पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं नीचे, ये क्रिस्टल के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। फर्स्ट लेयर ऑफ एटम, सेकंड लेयर ऑफ एटम, थर्ड लेयर ऑफ, ये जो आपको एक्स और वाई दिखाई दे रही हैं ये रेज आ रही हैं, यानी एक्स रेज हैं, राइट। इनका वेव पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, एक तरफ से इधर से आ रही हैं और इधर जा रही है क्रिस्टल से टकराने के बाद। तो ब्रैग ने जो फॉर्मूला दिया कैलकुलेशन का, वो कुछ इस तरह का है, ठीक। n लैम्डा इक्वल्स टू 2d साइन थीटा, ये फॉर्मूला दिया। n लैम्डा इक्वल्स टू 2d साइन थीटा, ये फॉर्मूला आपने पढ़ना है, यूज करना है, इस पर बेस्ड सवाल आएंगे, और ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए है। बेसिकली ब्रैग ने 2 फॉर्मूले दिए थे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। आपके कोर्स में सिर्फ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला फॉर्मूला है, राइट। सो यहां आपने ध्यान रखना है n, ये एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू 1 2 3 इस तरीके से करके आएगी। लैम्डा हम जानते हैं वेवलेंथ है, और d इट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 लेयर्स। ये आपको दिखाई दे रहा है d, ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंगली यहां आपको ये एंगल जो दिखाई दे रहे हैं थीटा एंगल्स, जिससे वेव रिफ्लेक्ट होके जा रही है, वो यूज होते हैं, ठीक है। तो एन लैम्डा इक्वल्स टू 2d साइन थीटा, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में ब्रैग्स इक्वेशन के थ्रू। ये इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूं तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर सॉलिड स्टेट में बात करूं तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट
फॉर्मूला है n लैम्डा इक्वल्स टू 2d साइन थीटा, जिसपे कि क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब हम 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। राइट, आप भी पानी पी लीजिए, मैं भी पानी पी लेता हूँ, और फिर हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं।